गाइस वेलकम बैक आर्ट थ्योरी मास्टरी। और ये जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है इसको भी जल्दी से कर लीजिए और जो भी स्पेशल आपको क्वेश्चन लगे उसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने। प्लेनोग्राफी इज रिलेटेड टू विच पेंटिंग प्रोसेस। देखिए प्लेनोग्राफी क्या होती है, उसी सरफेस पे यानी इमेज और नॉन इमेज एरिया होगा, यानी कहीं से नहीं उभरा होगा नहीं कहीं से नीचे की तरफ, मतलब सनकन एरिया होगा। ठीक है, तो उसी को हम प्लेनोग्राफी कहते हैं। तो हमारा प्लेनोग्राफी सेरीग्राफी आ जाता है क्योंकि सेरीग्राफी में आप जब फ्रेम को एक्सपोज करते हो तो इमेज और नॉन इमेज वाला एरिया एक उसी के अंदर होता है, मतलब ठीक है फ्रेम के अंदर ही होता है आपका इमेज और नॉन इमेज वाला एरिया। ठीक है, जिसे आप सेंसिटिव से यानी लाइट सेंसिटिव से एक्सपोज कर लेते हो, उसमें आपका इमेज और नॉन इमेज वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक ही सरफेस पे तो होता है। और प्लेनोग्राफी का मतलब भी ये होता है कि इमेज और नॉन इमेज वाला एरिया एक ही सरफेस पे, ना ही उसमें कुछ उभार होगा ना ही कुछ नीचे यानी सनकन एरिया होगा। ठीक है, तो सेरीग्राफी हमारा बेस्ट है। ये रिलीफ में आ जाएगा, इंटेग्लियो हमारा सनकन में आ जाएगा। इंटेग्लियो अलग फैमिली है, रोटोग्राफर की अंदर आ जाएगा इंटेग्लियो। तो हमारा सीरोग्राफी एकदम बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने। विच आर्ट फॉर्म्स आर कंसिडर इन विजुअल आर्ट। देखिए हमारा पेंटिंग विजुअल आर्ट के अंदर आता है, स्कल्पचर विजुअल आर्ट के अंदर आता है, हमारा जो डांस है ना वो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आता है। परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट में क्या होता है, कुछ एक्टिविटी चल रही होती है, कुछ मूवमेंट चल रहा होता है। ठीक है, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट में आता है, जैसे डांस, ड्रामा, एक्शन वगैरह, ये सारा परफॉर्मिंग आर्ट है। हमारा विजुअल आर्ट में हमारा सिर्फ ये पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और ये समथिंग आते हैं। ठीक है, लिटरेचर भी आता है। तो हमारा सी को छोड़कर सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सी आ गया तो गलत, ये गलत, ये गलत। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे सामने। स्टोरी बोर्ड इज रिलेटेड टू। देखिए स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है और डॉक्यूमेंटेशन से। एडिटिंग हम करते हैं वीडियो फुटेज और ऑडियो फुटेज का, और एनिमेशन करते हैं हम प्रॉपर करेक्टर का। ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड से ये दोनों तो रिलेटेड है नहीं, इलस्ट्रेटर और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए रिलेटेड है क्योंकि डॉक्यूमेंट के ऊपर ही हम स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हैं। मतलब कोई फिल्म है उसकी डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर पहले स्टोरी बोर्ड बनता है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा ए और डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए और डी। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ए बी है यहाँ पे। तो हमारा डी और ए वाला थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऑफ आर्टिस्ट। अब हमें क्रोनोलॉजी समय के अनुसार लगाना है आर्टिस्टों को। तो सबसे पहले आएगा सबसे पुराना, जो यहाँ पे सबसे पहले पुराना है डोनाटेलो 1386 का। ठीक है, मसाचियो भी 1428 का। और ये दोनों यानी दोनों तीनों ही इटालियन कलाकार हैं। ठीक है, बोटिचेली आ जाएगा हमारा 1445 का। और वेराशियो, एंड्रो डेल वेराशियो, इसका जन्म 1435 में होता है। तो हमारा सबसे पुराना है यहाँ पे, आप देख सकते हो डोनाटेलो। बी ऑप्शन का यहाँ पे देखना पड़ेगा, बी 2 में है। और फिर आते हैं 1428, ए बी के साथ ए। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ए डी सी। ठीक है, बी ये वाला डोनाटेलो होगा, ए मसाची हो गया, और फिर एंड्रो डेल वेराशियो और लास्ट में बोटिचेली। ठीक है, हमारे सही सीक्वेंस में सारे लग चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने। द टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेंटिंग टू असर्टेन द अंडर पेंट लेयर एंड ड्राइंग इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे बोला गया है जो अंडर पेंट लेयर के लिए यूज की जाती है ड्राइंग में, और टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है उसमें। तो क्या है वो, तो आपको पता होगा कि जो एक्सरे मशीन्स होती है वो एक्सरे एनालाइज कर लेती है अंदर तक।
ठीक है, अगर आपने कपड़े पहन रखे तब भी आपकी हड्डियां दिख जाएगी एक्सरे में। अल्ट्रा वायलेट एनालाइज हो सकता है अंडर लेयर, बिल्कुल सही। जेरोक्स यहाँ पे गलत है। रिफ्लेक्टोग्राफी, जेरोक्स रिफ्लेक्टोग्राफी यहाँ पे गलत हो जाएगी। इंफ्रारेड फोटोग्राफी, इसमें भी जो अंडर लेयर है वो दिखता है। तो हमारा 1, 2 और ये 4, ये ए बी और डी वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। ए बी और डी हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे सामने। फोल्डर कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजिंग? जो फोल्डर वाला शब्द है वो एडवर्टाइजिंग के अंदर किस कैटेगरी के अंदर आता है वो बताना है हमें। तो ये ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग में नहीं आता। ट्रांजिट में क्या आता है, जैसे बस, मेट्रो, इसमें बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, कभी छोटे होते हैं, यानी आपको देखने को मिलेंगे। जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजिंग है वो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, घर के बाहर जो भी आप देख सकते हो सारे आउटडोर है। स्टेशनरी एडवर्टाइजिंग आप देखोगे तो वो अलग ही होता है, मतलब छोटी छोटी से जैसे पैम्पलेट बांट देते हैं आपको, वो सारे स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मेल आ जाता है हमारा फोल्डर के अंदर। डायरेक्ट मेल में एक प्रॉपर ग्रीटिंग तैयार करके आपको भेजा जाता है, या एक स्पेशल कार्ड, एक स्पेशल फोल्डर। फोल्डर मतलब फोल्ड करने वाला, मतलब जो फोल्ड हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे फोल्ड हो जाए और फिर ऐसे फोल्ड कर सकते हो, यानी फोल्डर मतलब फोल्ड होने वाला। ये डायरेक्ट मेल में हम यूज करते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे सामने। चाइनीज आर्ट हैज बीन प्रोपाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय। चाइनीज आर्ट किससे यानी इन्फ्लुएंस थी? तो हमें बताना है किस धर्म से इन्फ्लुएंस थी। तो बुद्धिज्म आएगा, हिंदुइज्म नहीं आएगा यहाँ पर। हिंदुइज्म यहाँ पे भी नहीं आएगा, ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी नहीं आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बुद्धिज्म, कॉन्फ्यूशियनिज्म और ताओइज्म। ठीक है, इनसे चाइनीज आर्ट इन्फ्लुएंस थी और इन्हीं को ज्यादा फॉलो किया गया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली? देखिए, नेशनल म्यूजियम के पहले जनरल डायरेक्टर थे यहाँ पर डॉक्टर ग्रेसी मॉर्ले। ठीक है, ग्रेसी मॉर्ले यहाँ पे फर्स्ट जनरल डायरेक्टर थे नेशनल म्यूजियम दिल्ली के। और आपको पता होगा जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली का यानी स्टार्ट हुआ था, यानी बनकर स्टार्ट हो गया था 1949 में। ठीक है, और फाउंड भी उसी सन में हुआ था और ये हो गया था, इसके ये फर्स्ट जनरल डायरेक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे सामने। आइडेंटिफाई द आर्ट वर्क्स ऑफ रोडिन एज गिवन बिलो। रोडिन के जो आर्ट वर्क है हमें उससे आइडेंटिफाई करने और सीक्वेंस में नहीं, यानी वैसे ही हमें बताने। तो द एज ऑफ ब्रॉन्ज बिल्कुल सही इसका है, रोडिन का है। द थिंकर रोडिन का है। क्लाउड गेट अनीश कपूर का है। द बर्गेस ऑफ कैलेसिस ये भी रोडिन का है। तो हमारे तीनों यानी सी ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। द लेविगेटर मशीन इज यूज्ड फॉर। देखिए, लेविगेटर मशीन लिथोग्राफी में यूज होती है। लिथो के जो स्टोन होता है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए। ठीक है, उसको ग्राइंडिंग करने के लिए। तो हम ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे सामने। द डिपिक्शन ऑफ 4 लायंस ऑन सारनाथ पिलर इज नोन एज। देखिए, जो सारनाथ के जो 4 शेर दिखेंगे आपको, तो वो क्या है यहाँ पे पूछा गया, क्या है, मतलब क्या है वो। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार होती जा रही है, उसको मैं जरूर इम्प्रूव कर लूँगा समय आते ही। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा शेर, और यहाँ पे उसके पंजे और ऐसे कुछ। ये सारनाथ का हमारा क्या हो गया, सारनाथ का हो गया पिलर जो 4 लाइन वाला है, इसके पीछे भी है। ठीक है, यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे हाथी और 4 यहाँ पे जानवर नीचे की ओर दौड़ते हुए दिखेंगे आपको। और इस जो सिंबल है इसको हम ना नेशनल एम्बलम बना चुके हैं। और नेशनल एम्बलम हम बनाए थे इसको 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये नेशनल एम्बलम बन चुका था हमारे देश का, हमारे भारत देश का।
ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे सामने। असर्शन कह रहा है DAVP हैज बीन वर्किंग एज ए कैटलिस्ट of social change and creating an awareness among masses and eradication of poverty and social evil in society। देखिए बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो DAVP है इसका मैं बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिशिंग। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म आप मैंने बता दिया। इसका क्या काम है, जो सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी सोशल इविल मतलब जो बुराई है उसको खत्म करना, और पॉवर्टी यानी जो अनपढ़ वाले जो इलिटरेसी है उसे कम करना, और पॉवर्टी को मतलब गरीबी को हटाना। तो ये इसके काम है, बिल्कुल सही, DAVP के यही काम है। और रीजन दिया जा रहा है बिकॉज DAVP इज डेलीगेटेड टू परफॉर्म the function of multimedia advertising agency for the central government। और रीजन भी बिल्कुल सही दिया जा रहा है। जो अप्लाइड वाले होंगे बच्चे, जो स्टूडेंट होंगे, वो DAVP को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये सरकारी एक एड एजेंसी है। ठीक है, सेंट्रल एड एजेंसी है, मतलब भारत सरकार के अंडर आती है। तो रीजन और असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मैं भी खुद डिजाइनर रहा हूँ, आर्ट डायरेक्टर रहा हूँ, तो मैंने भी यानी चाह थी, मेरी इंटरेस्ट था इस DAVP में जाने का, क्योंकि इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी जॉब है, और क्वार्टर भी बहुत अच्छी जगह पे मिलते हैं, और बहुत एक ड्रीम वर्क था मेरा भी इसके अंदर काम करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है, तो हम बहुत यहाँ पे करेक्ट लगा देते पहले, बहुत आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे सामने। नाइट, डेथ एंड डेविल इज ए क्रिएटेड बाय। देखिए जो ये नाइट, डेथ और डेविल है, ये अल्बर्ट ड्यूरर का है। ठीक है, प्रिंट है बेसिकली, ये देखना आप, बहुत अच्छा प्रिंट करता है ये वुड कट में, स्पेशली ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे सामने। द व्यू that defines the form in visual art is known as। देखिए हमसे पूछा गया है डिफाइन फॉर्म इन विजुअल आर्ट इज नोन, यानी फॉर्म को क्या डिफाइन करता है, कौन सा ये मूवमेंट है जो फॉर्म को डिफाइन करता है यहाँ पे। तो ये फॉर्म को डिफाइन करने वाला फॉर्मलिज्म है, ये वाला मूवमेंट हमें यानी डिफाइन करता है फॉर्म को। और फॉर्मलिज्म की आपको पता है रोजर फ्राई और क्लाइव बेल ने यानी इसका बताया, इसकी थ्योरी दी है, और इसका जो मैनिफेस्टो है वो निकाला है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंटैग्लियो प्रिंटिंग। जो इंटैग्लियो प्रिंटिंग है ना, उसका सही सीक्वेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो इंटैग्लियो प्रिंटिंग में हमें मेटल की प्लेट चाहिए होती है, हमें ग्राउंड चाहिए होता है, और प्रिंटिंग के लिए पेपर चाहिए होती है। फेल्ट यहाँ पे बेसिकली उसका टेक्निकल पार्ट यूज किया गया है। ठीक है, टेक्निकल पार्ट यहाँ पे यूज किया गया फेल्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी ये सही नहीं है, यानी ये फेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है, इंटैग्लियो से रिलेटेड है बट टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी तरफ से आंसर बता रहा हूं मैं। यूजीसी का आंसर यहाँ से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है मेरे से। ठीक है, तो मेरा ए, सी और डी वाला आंसर होगा। ACD मतलब तीसरा आंसर, और यूजीसी इसको आंसर सेकंड मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे सामने। नेम द आर्टिस्ट हु मेड द सीरीज वूंड। यानी वूंड वाली सीरीज जो पेपर पल्प में बनाई थी सोमनाथ होरे ने। ठीक है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है सोमनाथ होरे, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट वर्क भी किए और स्कल्पचर भी बनाया करते हैं ये, यानी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे सामने। द मुगल मिनिएचर ऑफ अकबर पीरियड इज प्रेफर्ड टू। जो मुगल पीरियड में क्या प्रेफर किया जाता था वो पूछा है यहाँ पे, तो मिनिएचर पेंटिंग में। तो बुक बाइंडिंग कॉल्ड मुरक्का, बिल्कुल सही, मुरक्का यूज किया जाता था बुक बाइंडिंग के लिए मुगल काल में। और इनके सही यानी अलग अलग सीक्वेंस बने हुए थे। पेंटिंग कोई और बनाएगा, उसको यानी चित्रकारी करेगा, उसको रंग कोई और भरेगा, और रंग बनने के बाद जो लिखने वाला कार्य वो कोई और करेगा।
फिर लिखाई, खुलाई, टिपाई, सिपाही, ऐसे शब्द यूज किए गए हैं इसमें, ठीक है ना। फिर ये पूरा यानी मुरक्का भी आता है लास्ट में, जिसमें यानी बुक बाइंडिंग होती है प्रॉपर, जिसमें एक पटरे का यूज किया जाता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ज्यादातर लकड़ी का यूज किया जाता है। फिर आते हैं इलस्ट्रेशन सच एज रज़्मनामा और अकबरनामा। रज़्मनामा बेसिकली जो महाभारत थी उसके ऊपर बनाया गया था, और अकबरनामा जो अकबर की जीवनी थी। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। लाइब्रेरी वर्कशॉप कॉल्ड किताब खानास, बिल्कुल ये भी सही है। इलस्ट्रेशन ऑफ रागमाला, रागमाला का इलस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग जो मुगल स्टाइल में हुआ, मुगल समय में हुआ, उसमें रागमाला चित्र नहीं की गई, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी वाला नहीं होना चाहिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने। गंधार आर्ट इज रिलेटेड टू, देखिए जो गंधार शैली थी, गंधार आर्ट थी, वो इंडो ग्रीक का मिश्रण थी, ठीक है। इंडो ग्रीक आर्ट में आती है, क्योंकि आपको ग्रीक स्टाइल में आपको यानी जो स्टैचू है उसमें थोड़ा सा ग्रीक फील आएगा। जो बुद्धा के स्टैचू बने थे गंधार आर्ट में, कुषाण जो पीरियड चला था उसके समय में, तो आप देख सकते हो कि बुद्धा की मुच्छें बना दी, थोड़ी अच्छे से सॉलिड बना दी बॉडी बुद्धा की, और ड्रेपरी वगैरह थोड़ा, तो वो ग्रीक आर्ट का ही उसका यानी इन्फ्लुएंस था, ठीक है। थी तो इंडियन इंडिजिनस आर्ट बट ग्रीक से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे सामने। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 से सेकंड को मिलाना है। ऋषभनाथ जो जैन के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम गुरु कह सकते हो आप, ऋषभनाथ को एक सिंबल के नाम से यानी रूप में जाना जाता है, बुल, बुल का इनका सिंबल है, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो 24वें तीर्थंकर में से 23वें तीर्थंकर हैं, और इनका सिंबल है स्नेक, ठीक है। महावीर जो 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको याद रहे, 23वें ये, 24वें ये, 24वें तीर्थंकर है, और अंतिम तीर्थंकर है महावीर, इसके बाद नहीं हुए थे। तो ये अंतिम तीर्थंकर का जो सिंबल है वो लायन है। और लास्ट में आता है नेमिनाथ जो 22nd मतलब 22वें तीर्थंकर है, ये इनका शंख है सिंबल, ठीक है। ये सिंबल से डिनोट किए जाते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं ये, ठीक है। और इनका मैंने बता दिया जैन धर्म से रिलेटेड कौन से तीर्थंकर हैं। और आप ए का हो जाएगा 2 2 3 4 1 2 3 4 1, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और आपको ऐसे ही यानी जानकारी मिलती रहेगी, राइट। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही नॉलेज को मैं और अच्छा से आपको रिफाइन करता रहूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका सामने। सेरिग्राफी वर्ड इज यूज फॉर विच काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक। मैंने बता रखा था जो सेरिग्राफी होता है वो आर्टिस्ट लोग ज्यादा यूज करते हैं टू एक्सप्रेस देयर प्रिंट वर्क, ठीक है। वैसे ये सिल्क स्क्रीन के लिए यूज की जाती है, आर्टिस्ट इसको बहुत अच्छे से यूज किया करते हैं सेरिग्राफी को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक जैसे आपका प्रिंटिंग जो कमर्शियल प्रिंटिंग है उसमें यूज नहीं की जाती, इसलिए सेरिग्राफी अलग शब्द यूज किया जाता है। सेरिग्राफी आर्टिस्ट लोग अपना आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, उसमें उनका इमोशन छुपा होता है, उनका यानी एक एक टेक्निक वो कुछ क्रिएट करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए उसे सेरिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। होती वैसे सिल्क स्क्रीन ही है, उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता है, यानी तो वो अलग वर्ड बना लेता है अपने लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे सामने। असर्शन कहते हैं नॉन फिगरेटिव ब्यूटस क्रिएशन पैरेलल टू म्यूजिक इज पॉसिबल थ्रू कलर्स। बिल्कुल पॉसिबल है कुछ ऐसे यानी फिगरेटिव ब्यूटस क्रिएट करना, ठीक है। पॉसिबल है किसके, यानी कलर्स से, बिल्कुल पॉसिबल है हमारा। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन ऑब्जेक्ट एनालॉगी टू फॉर एन एस्थेटिक क्रिएशन। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, किसी एस्थेटिक क्रिएशन को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, हमारा बोथ आर करेक्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे सामने, विच वुड इज प्रेफर्ड फॉर कार्विंग। देखिए कौन सी वुड मतलब लकड़ी जो हम प्रेफर करते हैं कार्विंग करने के लिए, तो वो है जिसमें जो ऑयल का कंटेंट वो काफी रिच हो। ठीक है, रिच वाले कंटेंट की जो वुड होती है वो काफी अच्छी होती है, उसमें अच्छे से कार्व की जा सकती है, और अगर आप उसको अच्छे से शेप दो तो वो सूखने के बाद थोड़ी सी और बढ़िया सी शेप ले लेती है, उसके ऊपर पॉलिश अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए ऑयल कंटेंट रिच हो उस वुड के अंदर तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आर्टिस्ट के लिए भी, और जो वर्क आउट निकल के आता है आउटपुट वो भी बहुत अच्छा निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने, आइडेंटिफाई करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय के अनुसार लगाना है मॉन्यूमेंट्स को, तो समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सबसे पुराना जो होगा, तो यहाँ पे सबसे पुराना है अलाई का दरवाजा, ही सबसे पुराना है जो 1311 में बना था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ताजमहल बना था शाहजहां द्वारा, और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चला था 1632 से लेकर 53 के बीच। गोल गुंबज बनता है 1626 से 56 के बीच। और हुमायूं का टॉम्ब जो हुमायूं की फर्स्ट बेगम द्वारा बनवाया गया, और गद्दी पे अकबर बैठा था इसलिए अकबर का नाम आ जाता है। 1579 से लेकर 1569 से लेकर 70 के बीच हुमायूं टॉम्ब बन के तैयार हुआ। तो आप इसके अकॉर्डिंग अब जल्दी से सीक्वेंस में लगा सकते हो। तो सबसे पहले आएगा हमारा अलाई का दरवाजा जो 1311 है, मतलब ऑप्शन ए। फिर आएगा हमारा 1500 का बना हुआ हुमायूं टॉम्ब, मतलब जो ऑप्शन डी है। तो हमारा डी वाला फिर आ जाएगा ताजमहल और फिर गोल गुंबज। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे सामने, फड इज अ फोक आर्ट फ्रॉम। देखिए जो फड चित्र राजस्थान के काफी फेमस थे और ये भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे सामने, ग्लिप्टिक मोड ऑफ रेंडरिंग फ्रॉम इज एसोसिएटेड विथ। देखिए ग्लिप्टिक मोड किसके साथ एसोसिएटेड है, ये हम कार्विंग के लिए यूज करते हैं। ग्लिप्टिक मोड कार्विंग हो गई, एचिंग हो गई, तो इसके लिए हम ग्लिप्टिक मोड का यूज करते हैं, जो एचिंग वगैरह में भी यूज होती है और रेंडरिंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया सही ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स। कलर्स के ऑर्डर को सही लगाना है, तो CMYK ही लग रहा है आपको, CMYK मतलब श्यान, मजेंटा, येलो और क्रिप्टन ब्लैक या की ब्लैक भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा C और ABD, CABD हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे सामने, इन विष्णु आइकोनोग्राफी गदा इज रिप्रेजेंट एज। जो विष्णु की आइकोनोग्राफी जो वेशभूषा है उसके अंदर जो गदा का जो रोल है ना वो फीमेल कंपेनियन का है। ठीक है, हिंदी में इसका बहुत क्रिटिकल शब्द यूज किया जाता है ना, तो आप देखना उसको, फीमेल कंपेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे सामने, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में आ गया, बट सिंपल ही होते हैं कम्युनिकेशन के सवाल। चलिए देखते हैं, हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा सेंडर ही आता है जो मैसेज को इनकोड करके आगे भेजता है। ठीक है, सेंडर आएगा, फिर वो इनकोड करेगा मैसेज को, और मैसेज को भेजने के लिए वो क्या यूज करता है, वो यूज करता है ट्रांसमिशन, मतलब चैनल को से ट्रांसमिट करता है मैसेज को। ठीक है, और हमारा अल्टीमेट मैसेज जाना किसको होता है, हमारा अल्टीमेट मैसेज जाना होता है मैसेज यानी रिसीवर को, और वो उसको डिकोड करता है मैसेज को। ठीक है, तो हमारा ये वाला सही सीक्वेंस होगा, B आएगा पहले, फिर D आएगा, देन A, फिर C। पहले आएगा हमारा B, फिर D, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे सामने, हु मेड पोर्ट्रेट ऑफ राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा। देखिए जसरोटा
जसरोटा में कौन था कलाकार? नैनसुख। तो ये नैनसुख ही नहीं, नैनसुख ने ही राजा बलवंत सिंह का पोर्ट्रेट यहाँ पे बनाया था। और मैंने आपको बताया होगा शायद कि नैनसुख का जन्म कहाँ पे हुआ? गुलेर के अंदर, जवानी जसरोटा के अंदर बीती और बुढ़ापा बसोली के अंदर गुजरा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आपको लास्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनमें सुनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू प्रिंट मेकिंग? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड है, वो बताना है हमें। तो मोल्डिंग तो हमें स्कल्पचर के अंदर होती है, वीविंग अलग प्रोसेस हो गया, गॉश हमारा वही काटा पीटी वुड वगैरह में यूज हो गया, और इंटेग्लियो हमारा प्रिंट मेकिंग में यूज होता है। एक्वा टिंट यूज होता है प्रिंट मेकिंग में, जिसमें हम रॉकर की सहायता से बहुत सारी लाइनें खींचकर करते हैं क्रिएट इफेक्ट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे सामने। द पेंटिंग ब्लू सर्कस इज पेंटेड बाय, देखिए मार्क शगाल की जो ये ब्लू सर्कस पेंटिंग है काफी फेमस है, और इस पेंटिंग में आपको अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि मार्क शगाल ने कैसे नॉर्मल कलर का यूज करके बहुत अच्छे से बनाई है, और कैसे यानी जानवरों को अलग ही फॉर्म दी है। ठीक है, और मार्क शगाल आपको पता होगा बेलारूस के आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बेलारूस, और इनका जन्म हुआ था 1887 के अंदर, और 1950 में ये ब्लू सर्कल वाली पेंटिंग बनाई उन्होंने, ब्लू सर्कस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 81 क्वेश्चन। 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हु वर द फाउंडर मेंबर ऑफ ग्रुप 8? ग्रुप 8 के फाउंडर मेंबर बताने, तो जगमोहन चोपड़ा फाउंडर मेंबर है इसके, मैंने आपको पहले ही बताया था। और फाउंडर मेंबर में लक्ष्मी दत्ता भी आ गई और जागेन देवी। रतन परिमो नहीं है इसके फाउंडर मेंबर। ठीक है, तो हमारा सी को छोड़ के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सी आ गया गलत, सी गलत, सी गलत। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ग्रुप 8 का मैं सन बता देता हूँ। यहाँ पे ग्रुप 8 बनाया गया था 1968 में। ठीक है, इसका यानी पार्ट रहे थे यानी अनुपम सूद जैसी कलाकार भी रही इसका पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे सामने। व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज इज रिप्रोड्यूस्ड इन ऑफसेट प्रिंटिंग? किस टाइप की इमेज यानी ऑफसेट में प्रिंटिंग होती है? तो एग्जैक्ट सेम होती है, मतलब आप जो प्लेट बनाते हो ना, आपकी जो प्लेट है वो जब यानी प्रिंट करेगी ना तो हमेशा रिवर्स में प्रिंट करती है। ठीक है, रिवर्स। बट ऑफसेट में क्या होता है, वो रिवर्स में नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑफसेट का ही बताता हूं कि ऑफसेट में जो रोलर यूज होते हैं ना, आपने देखे होंगे, तो रोलर की ही प्लेट में आपको यानी आपका डिजाइन आ जाएगा। उस डिजाइन को दूसरे रोलर में ट्रांसफर करते हैं, जिसको कहते हैं ब्लैंकेट, रबर ब्लैंकेट। ठीक है, रबर ब्लैंकेट पर ये प्लेट से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, प्लेट से ये रिवर्स में ट्रांसफर होता है, जैसे मैंने बताया। रिवर्स से जब ये पेपर पे ट्रांसफर होता है, ये नीचे सपोर्टिव रोलर होता है और यहां से बीच में हमारा पेपर आता है। ठीक है, यहां से बीच में से जब पेपर जाता है तो वो रबर ब्लैंकेट से प्रिंट होता है, मतलब एग्जैक्ट प्रिंट होता है जो प्लेट में आपने बनाया होगा, जो आपका डिजाइन होगा प्लेट के ऊपर, वही यानी रबर ब्लैंकेट से एग्जैक्ट सेम आता है। ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट सेम ऑफसेट प्रिंट का जो बिल्कुल प्रिंट होता है वो एग्जैक्ट आता है। और आपका जैसे नॉर्मल, जैसे आप कोई भी ले लो, इंटेग्लियो फैमिली का ले लो, रिलीफ फैमिली का ले लो, प्लेनोग्राफी का ले लो, तो ज्यादातर आपको रिवर्स में ही प्रिंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने। आफ्टर यूजिंग 4 कलर व्हेन वी यूज अनदर कलर इन प्रिंटिंग इज कॉल्ड। अगर हम 4 कलरों के अलावा 4 कलर व्हेन यूजिंग अनदर कलर, 4 कलरों के अलावा कोई दूसरा यानी कलर एक और ऐड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पेशल कलर। ठीक है, प्रिंट मेकिंग में यूज करते हैं स्पेशल कलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे सामने। द फॉन्ट ऑफ अमूल इज नोन एज। देखिए आपने अमूल का फॉन्ट देखा होगा, कुछ ऐसा समथिंग, तो वो क्या है? वो एक टाइपो ही तो है, तो ये टाइपो लोगो आएगा। ठीक है, अमूल आपने देखा होगा तो टाइपो लोगो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे सामने। एसोसिएशन कहता है इंडियन ट्रेडिशनल मेटल कास्टिंग इज कैटेगराइज एज ए ग्रेविटी कास्ट। देखिए इंडियन जो मेटल कास्टिंग है, जिसका जो स्थानीय नाम था वो ढोकरा नाम था। डोकरा कहते हैं, डोखरा कहते हैं, यानी बहुत सारे, यानी ड में भी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा यानी कंफ्यूजन होता है। तो ये जो डोकरा यानी टेक्निक थी, इसको ग्रेविटी वाली कास्ट में भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब सिमिलर मान सकते हैं। ठीक है, तो रीजन यानी असर्शन सही है हमारा, मान सकते हैं बिल्कुल। रीजन कहा जा रहा है इन ग्रेविटी कास्ट molten metal is poured directly into the space of the burnt out wax। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो ग्रेविटी जो कास्ट होती है उसमें हम डायरेक्टली जो हमारा मोल्ड होता है उसमें मोल्टन मेटल मतलब जो पिघला हुआ लोहा वगैरह होता है, ब्रॉन्ज होता है, वो डालते हैं, डायरेक्टली डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ग्रेविटी में होता है और डोकरा में भी होता है। लॉस्ट वैक्स की सारी टेक्निक में ऐसे ही होता है, पहले वैक्स को बर्न आउट कर लिया जाता है एंड देन आफ्टर उसमें यानी डाल दिया जाता है अपना यानी अलॉय होता है जो ब्रॉन्ज का, वो डाल दिया जाता है जिससे वो शेप ले लेता है उस वैक्स का। ठीक है, तो हमारा रीजन असर्शन एकदम सही है, बहुत सारे हमारे करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपके सामने। नेम द जापानीज आर्टिस्ट हु साइंड हिमसेल्फ ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। यानी बूढ़ा आदमी किसके लिए पागल है? पेंटिंग के लिए तो ये बिल्कुल अच्छी यानी लाइन लिखता था, कौन था? ये होकोसाई था, जापानीज आर्टिस्ट। ठीक है, होकोसाई जो वुड में काफी अच्छा काम करता था। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे सामने। हिक्की गैजेट इज ऑल्सो नोन एज। देखिए जो हिक्की गैजेट है वो बंगाल गैजेट को कहा जाता है, क्योंकि जो इसका फाउंडर था वो हिक्की नाम था उसका पूरा, और इसको फाउंड किया गया था 1780 में कोलकाता के अंदर फाउंड किया गया था ये, जिसको पहले कैलकटा कहा जाता था। ठीक है, कैलकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे सामने। आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर एज मेंशन बिलो। हमें प्रिंट मेकर को फाइंड आउट करना है। तो सनतकर प्रिंट मेकर है और ये वुड इंटेग्लियो इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया के अंदर। लक्ष्मण गौड बिल्कुल प्रिंट मेकर है, हैदराबाद से है ये। तो हमारा ए भी सही है और जागन चौधरी सा नहीं है, हमारा ए भी सही है बिल्कुल, तो हमारा हो जाएगा ए भी। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ प्रिंट मेकर। प्रिंट मेकर के क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस मतलब समय के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले सबसे पुराने जो है सोमनाथ होरे, इनका जन्म 1921 में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं और 21 में बांग्लादेश में ही होता है। ठीक है, बांग्लादेश में स्थान का इसलिए बताता हूं क्योंकि स्थान का भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। राइट, नेक्स्ट है हमारा केजी सुब्रमण्यम आएंगे इसके बाद, जो होते हैं 1924 में, और केजी सुब्रमण्यम केरला के ही है। ठीक है, केरला। फिर आते हैं कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी आपको पता ही होगा आंध्र प्रदेश के चित्तौड़गढ़ के हैं, 1925 का इनका जन्म है। और फिर आते लास्ट में ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट एक मेल कलाकार है, ध्यान रखना, मेल प्रिंट मेकर है ये, और भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1934 में। तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया ये सीक्वेंस, जिससे आप इनका लगा सको, क्या लगा सको सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले सोमनाथ हो रहे, देन केजी सुब्रमण्यम, बी ए और सी डी, BACD। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए मैं बोल रहा था ना डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे क्वेश्चन, वही आ गए आपके सामने। 91 क्वेश्चन नंबर है।
और ये पेंटिंग आपको पता होगा किसकी है, मासाचियो की है, और ट्रिब्यूट ऑफ मनी। ठीक है, तो इस पेंटिंग में बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, और यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। 91 क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मेनी एपिसोड आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग। तो अराउंड 3 डिपिक्ट कर रहे हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 एपिसोड डिपिक्ट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले तो ये जो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर मतलब जो ऋण वसूल करने वाला, यानी टैक्स मनी जो वसूल करना है यहाँ पे, ये है, इससे वसूल कर रहा है पैसे। ठीक है, दूसरा है ये क्राइस्ट आपस में इनसे बात कर रहा है मनी से रिलेटेड। और ये जो थर्ड है ना, ये क्या कर रहा है, जो फिश है ना, फिश के मुंह से कॉइन निकाल रहा है, मतलब उसके फिश का जो मुंह है उसके अंदर पैसे है, मनी है, उससे वो बाहर निकाल रहा है फिश के मुंह से। ठीक है, तो ये 3 एपिसोड है। 91 में 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम इमेज है, क्वेश्चन अलग है। 92 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पेंटिंग। देखिए मैंने पहले ही बता दी थी, टाइटल क्या है, ट्रिब्यूट मनी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, मासाचियो के द्वारा, मासाचियो। ठीक है, और तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, सेम इमेज है, क्वेश्चन अलग है। द मैन नियर द लेक इन पेंटिंग इज। देखिए मैंने बताया था ये जो नियर लेक के पास जो आदमी है वो क्या कर रहा है, फिश के मुंह से पैसे निकाल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द फिश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इमेज सेम है, क्वेश्चन अलग है। द थीम ऑफ द पेंटिंग नरेटेड द सीन वेयर। देखिए अब इसका पूरा नरेटिव हमने देखना है कौन सा है। क्राइस्ट इन पेंटिंग द मैन सिटिंग इन बैकग्राउंड, पेंटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। द टैक्स कलेक्टर डिमांडिंग द टोल टैक्स फ्रॉम क्राइस्ट, बिल्कुल सही। जो ये टोल टैक्स वाला है ना क्रिएटर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ना टोल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। इसने तो टोल टैक्स दे दिया, बट यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला टोल टैक्स कलेक्टर, ये सीधा क्राइस्ट को जाके रोक रहा है, बोल रहा है रुको, यहाँ पे मेरे को पहले टैक्स दो, फिर आप अंदर जा सकते हो, एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इमेज सेम है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव द आर्टिस्ट हैज यूज इन दिस पेंटिंग। देखिए इसमें ना सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज किया गया है, मतलब पर्सपेक्टिव यहां से आप ले सकते हो, मान सकते हो। ठीक है, यहां से ऐसे लाइनें जा रही हैं ऐसे। ठीक है, ये वाला पर्सपेक्टिव यहां पर यूज किया है, सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं इसे। और इससे आप, इसलिए मैंने आपको बनाया है कि जैसे आप समझ में आ जाए आपको जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव है, और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, लाइनर पर्सपेक्टिव 0, डायगोनल या 4। 0 नहीं होगा, डायगोनल तो बिल्कुल नहीं है ये, और 4 भी नहीं है, तो सिंगल वाला हमारा लाइनर पर्सपेक्टिव ही होगा। देखिए जो डायगोनल पर्सपेक्टिव होता है उसमें एक ऐसा वाला फील आता है, मतलब यानी आप जैसे गली या ट्रैक वगैरह पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला डायगोनल पर्सपेक्टिव होता है, लाइनर पर्सपेक्टिव है हमारा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आगे नटराज की मूर्ति। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारे सामने, द लेफ्ट फ्रंट हैंड जेस्चर ऑफ शिवा इज कॉल्ड। देखिए ये जो नटराज की मूर्ति है, शिवा इसको नाम, यानी शिवा से रिलेटेड है, क्योंकि इस फिगर को शिवा कहा जाता है, जो एक तांडव वाले मूड में होते हैं। ठीक है, इसमें जेस्चर पूछा गया, राइट जो लेफ्ट फ्रंट का हैंड है उसका जेस्चर क्या है। तो देखिए जो लेफ्ट वाला हैंड है ना, मतलब लेफ्ट फ्रंट, तो अगर आप उस साइड से देखोगे तो ये वाला जो हाथ है ना, ये वाला जो हिस्सा है, तो इससे पूछा गया कि ये वाली कौन सी मुद्रा है, तो ये गज मुद्रा में आती है। ठीक है, यानी आप देखोगे ये गज वाला जो हाथी होता है हमारा, जिसे गज कहते हैं, तो ऐसे ही तो होता है। ठीक है, इसी के नाम से यानी ये गज मुद्रा में हमारा आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं,
अभय मुद्रा, विश्व मुद्रा, सूची मुद्रा, गज मुद्रा। हाँ देखिए गज हस्त्र मुद्रा आ गया ना, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इमेज सेम है, क्वेश्चन अलग होगा। व्हाट इज मीडियम ऑफ स्कल्पचर नटराज? देखिए ये चोल शासक में बना, ब्रॉन्ज में है, तो मीडियम हमारा ब्रॉन्ज आएगा इधर, ठीक है। और ब्रॉन्ज में चोल शासन काल में बहुत सारे मूर्ति बनी, वो ज्यादातर नटराज की ही बनी और ब्रॉन्ज में बनी, और ज्यादातर आपको पता होगा जो बड़ी बड़ी मूर्तियां थी वो लंदन और पेरिस के यानी म्यूजियम के अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इमेज सेम है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन 98 है आपके सामने। द पोस्चर ऑफ शिवा इज स्कल्पचर इज कॉल्ड। देखिए जो यहाँ पे पोस्चर पूछा गया, मतलब इसकी जो जेस्चर है, जो पोस्चर है, जो इसका हाव भाव वगैरह, इसका जो हाथ उठाने की मुद्रा वगैरह, तो ये इस पूरी पोस्चर को क्या कहते हैं? जैसे एक टांग उठाए, दूसरी टांग थोड़ी सी बैंड हुई हुई लिफ्ट कर रही है, और जैसे कमर यहाँ पे ऐसे हल्की सी बैंड है, कंधे आप देख सकते हो कैसे स्टिक है, और एक हाथ सीधा बिल्कुल, एक हाथ फोल्ड। तो ये कौन सी मुद्रा में आते हैं? तो ये मुद्रा हमारी अतिभंग में आती है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग त्रिभंग में काफी कंफ्यूज होते हैं। त्रिभंग अलग मुद्रा होती है, ध्यान रखना। अतिभंग हमारी ये वाली मुद्रा होती है, थोड़ी अग्रेशन वाली, ठीक है। और प्रत्यालिद वाली होती है, बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है। जो माता काली वगैरह वगैरह के जो पोस्टर होते हैं आपने देखे होंगे माता काली के, तो वो प्रत्यलिदा वाली मुद्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे सामने। इमेज सेम है, क्वेश्चन अलग है। तो चलिए, इन द स्कल्पचर शिवा इज ट्रैम्पलिंग ऑन। ट्रैम्पलिंग मतलब किसके ऊपर खड़ा है, किसको रोंद रहा है शिवा, किसको कुचलना चाह रहा है। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं अंधकासुर, ठीक है। ये बोना होता है, बोना मतलब जो यानी बुरा माना जाता है इसको, ये बोने को, क्योंकि ये एक डेविल में आता है, मतलब बुराइयां होता है, इसके अंदर बुराइयों का यानी भंडार होता है, और बोना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा उस वाली दृष्टि से इसको कुचलता है शिवा, ठीक है। तो ये अंधकासुर होता है, तो यह सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए हम 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हैं बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। द स्कल्पचर ऑफ नटराज बिलोंग टू विच स्टाइल? मैं बता चुका हूं, ये चोल शासन में बहुत ज्यादा बने थे। दक्षिण भारत में जो चोल शासक थे उन्होंने ये बहुत सारे ब्रॉन्ज के अंदर बनाए नटराज की मूर्तियां, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और कांग्रेट्स, आपने 2019 का पूरा पेपर जाना, कैसे किया, और बहुत सारी नॉलेज मिली होगी आपको, और आई होप 100 से ज्यादा क्वेश्चनों की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली होगी। एक नॉलेजेबल वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ, एंड यू आर एन अमेजिंग लर्नर। तो देखिए, अब पहले तो जाके सबसे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और विजुअल नेट का पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है। और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो, या आप सीरियस हो कि सर मैं करना चाहता हूं, तो उनके लिए मेरा ये पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं यानी बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं, लाइक क्वेश्चन पेपर, नेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है, और नोट्स मिलते हैं, एक कोचिंग मिलती है, और रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी होती है, जिसमें आर्टिस्ट और उसके वर्क और सबको डिस्क्राइब किया जाता है, उस ग्रुप का पार्ट आप बनोगे उस पेड ग्रुप में, और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।